फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मॉडल इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। ठीक है, हमने क्या देख रहे हैं कि वी हैव अ मैथमेटिकल मॉडल, ये हमारा इधर मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल की आउटपुट क्या है, हमारे प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स हैं, और हमारी उसकी इनपुट क्या है, हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं। इनपुट इज दी डिसीजन, कंट्रोलेबल इनपुट्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं, और उसके जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, अनकंट्रोलेबल इनपुट्स, कि इतना टाइम अवेलेबल है, इतने में वो उसकी सेल प्राइस होगी, इतनी क्वांटिटी, इतने आवर्स आपको आपके पास अवेलेबल हैं बनाने के लिए, वो योर अनकंट्रोलेबल इनपुट्स हैं। यहाँ तक ठीक है? कैन वी हैव अ 5 minutes break? We'll have a 5 minutes break. ओके, एंड द वैल्यू, आप हमारी इनपुट्स में क्या है, कंट्रोलेबल इनपुट्स हैं। वैल्यू ऑफ 8, दैट इज योर कंट्रोलेबल इनपुट, एंड योर अनकंट्रोलेबल इनपुट्स, देयर आर 3 अनकंट्रोलेबल इनपुट्स। नंबर 1, 10 प्रॉफिट पर यूनिट, $10 पर यूनिट प्रॉफिट, दैट इज योर अनकंट्रोलेबल इनपुट। 5 प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट आवर्स इज योर अनकंट्रोलेबल इनपुट। 40 प्रोडक्शन कैपेसिटी, 40 आवर्स आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक वीक में 40 आवर्स अवेलेबल हैं, दैट इज योर अनकंट्रोलेबल इनपुट। If all uncontrollable inputs to a model are known and cannot vary, the model is referred to as a deterministic model. अगर हमें ये पता चल गया है कि ये जो हमारी अनकंट्रोलेबल इनपुट्स हैं ये यही रहेंगी, वेरी नहीं करेंगी, जो बात हो गई है, अगर $10 प्रॉफिट है तो वो $10 प्रॉफिट ही रहेगा। अगर हमारा प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट 5 आवर्स है तो प्रोडक्शन टाइम 5 आवर्स ही रहेगा। 40 प्रोडक्शन आवर्स हैं तो वो रहें। अगर अनकंट्रोलेबल इनपुट्स वेरी नहीं करेंगी तो ये जो हम मॉडल बनाएंगे ये होगा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। If any of the uncontrollable inputs are uncertain or subject to variation, the model is referred to as stochastic or probabilistic model. फर्ज करें मैं कहता हूं प्रॉफिट $6 से $10 के दरमियान होगा। अब मैं डेफिनेट बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये जो प्रोडक्शन टाइम है एक यूनिट के बनाने का वो 2 घंटे से 5 घंटे हो सकता है। मे बी आप मिनिमम उसको 2 आवर्स में बना लें, मैक्सिमम उसको 5 आवर्स में बना लें। या मैं ये कह दूं कि आपकी जो प्रोडक्शन आवर्स अवेलेबल हैं वीक के वो बिटवीन 32 to 40 हैं, कोई लिमिट्स दे दूं। नो, द अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स आर नॉट डेफिनेट, दे आर इन द लिमिट्स। आइदर आई हैव गिवन सम लिमिट्स और आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर इस जगह इस चीज़ में श्योर ना होते कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है तो हमारा मॉडल कैन नॉट बी डिटर्मिनिस्टिक। फिर हम प्रोबेबिलिस्टिक के प्रोबेबिलिटी होगी, हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि अगर इतना हो तो इतना हो जाएगा, अगर इतना हो तो इतना हो जाएगा, अगर ये हो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडल कैन बी डिटर्मिनिस्टिक और मॉडल कैन बी प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में व्हेन द अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स आर डेफिनेट, they are not changing, and probabilistic is when the uncontrollable inputs are varying or unknown, either they are varying or they are unknown. Okay, models of cost, revenue and profit. Some of the most basic quantitative models arising in business and economic applications are those involving the relationship between the volume variables such as production volume or sales volume and cost, revenue and प्रॉफिट। ये बिल्कुल जर्नल से मॉडल है जिस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है
या आपका सेल्स वॉल्यूम है, दैट इज योर आउटपुट। उसी को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कह रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कह रहे हैं, ठीक है। एंड कॉस्ट रेवेन्यू, कॉस्ट रेवेन्यू क्या चीज़ है, आपकी कॉस्ट इफेक्ट कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जनरली हम इस मॉडल के ऊपर अब आगे बेस करना शुरू, अभी तो मैंने आपको बहुत बेसिक सी बात बताई ना, अब हम मॉडल में जब आगे थोड़े से कम्प्लेक्स उसमें जाएंगे। थ्रू द यूज ऑफ दीज मॉडल्स अ मैनेजर कैन डिटरमिन द प्रोजेक्टेड कॉस्ट, revenue and or profit associated with an established production quantity or a forecasted sales volume. Financial planning, production planning, sales quotas and other areas and decision making can be benefit from such cost, revenue and profit models. इन सब इन्हीं मॉडल्स हमें बता रहे होते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करेंगे, हम अपने सेल्स कोटास कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। हमारे डिफरेंट डिसीजंस इससे लिंक्ड होते हैं। कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल्स, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दिस कॉस्ट कैन यूजुअली बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ टू कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। पढ़ चुके हैं, आपको बात समझ आ चुकी है। फिक्स्ड कॉस्ट इज द पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन वॉल्यूम, ठीक है। इज द पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन वॉल्यूम। द कॉस्ट रिमेन्स द सेम नो मैटर हाउ मच इज द प्रोडक्शन, लीज एंड रेंट पेमेंट्स, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, सर्टेन सेल्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। देखिए आपने एक असेंबली लाइन लगाई है, ठीक है ना, आपने एक असेंबली लाइन लगाई है, एक प्रोडक्शन लाइन लगाई है, उसके ऊपर आपका खर्चा आया है, आपने मशीनरी के ऊपर अपना खर्चा किया है, ठीक है ना, आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अपना खर्चा किया है। आप जब उस प्रोडक्शन लाइन को चलाते हैं आपको महीने के यूटिलिटी बिल्स देने पड़ते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर बेसिकली योर फिक्स्ड कॉस्ट्स। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये तो आपने देनी ही देनी है। आपने एक फैक्ट्री किराए पे लेके लगाई हुई है, 20 लाख रुपए उसका किराया दे रहे हैं। अब आप उसमें 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें, 1 लाख यूनिट, उसको उसके वॉल्यूम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने वो फिक्स्ड अमाउंट है जो आपने देना ही देना है, तो दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। Variable cost is the portion of the total cost that is dependent on and varies with the production volume, labor, commission, packaging and raw material for production. आइए आपको समझ कि देखें, आपको ज़ाहिर बात है जब आप प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं अपने, तो आपके कमीशंस भी बढ़ जाएंगे, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट आएगी, आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी वेरी करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड थिंग इज द वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल्स की थोड़ी सी अंग्रेजी और पढ़ लें, एक सिनेरियो पढ़ें, नहीं पढ़ना, एक सिनेरियो। अब हम एक्चुअल उसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अब हम एक्चुअल उसके ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, नॉलिन प्लास्टिक प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज केसेस। एक डिस्क है, उसके स्टोरेज केसेस हम बना रहे हैं। नॉलिन प्लास्टिक हमारी कंपनी का नाम है। नॉलिन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज द CD50। Several products are produced on the same manufacturing line and a setup cost is incurred each time a changeover is made for a new product, ठीक है। Suppose that the setup cost for the CD50 is $3,000. This setup cost is a fixed cost that is incurred regardless of the number of the unit eventually produced. In addition, suppose that the variable labor and material costs are $2 for each unit produced. The cost volume model for producing X units of this can be written as, कैसे लिख सकते हैं आप cost volume model को? समझ आ गई है? पूरी बहुत लंबी चौड़ी अंग्रेजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए आप क्या कर रहे हैं,
सादा लफ्ज़ों में आपकी एक आप मैन्युफैक्चरिंग है, सीडी के आप केसेस बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह के केसेस बना रहे हैं। सबसे जो आपका फेमस प्रोडक्ट है वो CD50 है। अब हो ये रहा है कि एक ही प्रोडक्शन लाइन है, इसी प्रोडक्शन लाइन में फ़र्ज़ करें कि पहले CD40 बन रही थी, उससे पहले CD30 बन रही थी। अब आपने क्या करना है कि आपने CD50 बनानी है, तो आपके इसकी वो रीअरेंजमेंट करेगा, इसको कुछ चीज़ें हटाएगा, कुछ चीज़ें नहीं लगाएगा, कोई मशीनरी का सेटअप करेगा। इसको कहते हैं सेटअप कॉस्ट। ठीक है, जब आपका एक ही सिंगल असेंबली लाइन होती है, सिंगल असेंबली लाइन में जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो एक प्रोडक्ट से जब आप दूसरी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो आपको सेटअप को चेंज, वो आपका कहलाता है सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट इज योर फिक्स कॉस्ट, यानी कि CD40 का सेटअप लगा हुआ था, अब वो CD50 के जब सेटअप को लगाएगा तो $3000 लगेंगे। अब दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब वो सेटअप तो उसने लगा दिया, आप चाहे आप 50 CDs बनाएं, 100 बनाएं, 200 बनाएं, 400 बनाएं, 3000 तो खर्च होना ही होना है। चाहे आप 0 CD बनाएं तब भी आपको 3000 खर्च करना पड़ेगा। जनरली जैसे आप देखें होंडा की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, अब नहीं मुझे पता, लेकिन इट वाज अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लाइन, उसी पे होंडा सिविक भी बन रही है और उसी पे सिटी भी बन रही है। तो एक सिंगल जो आपकी असेंबली लाइन है वो सिंगल है। तो असेंबली लाइन पे फर्ज करें पहले सिविक असेंबल हो रही है और वो दिन में एक पोर्शन रखते हैं कि 2 या 3 सिविक असेंबल हुई, उसके बाद वो चेंज ओवर करेंगे और उसी असेंबलिंग लाइन पे फिर कुछ सिटी की असेंबलिंग होगी। लेकिन वो जो चेंज ओवर होगा, उस चेंज ओवर होने में सेटअप कॉस्ट लग, दैट इज नोन एज सेटअप कॉस्ट। दैट सेटअप कॉस्ट इज $3000। तो वो तो पक्के के पक्के आपके ऊपर पड़ गए, 3000 रुपए, $3000 तो आपके ऊपर आ गए। यहां तक समझ आ गई बात? और दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, अब दूसरी यह है कि आपको यह बता रहे हैं कि आप जितनी CD बनाएंगे, हर CD के ऊपर आपके $2 लगेंगे। वो $2 क्या, आपने कुछ लेबर को देना है, आपने रॉ मटेरियल लेना है, वट एवर इट इज, सारा कुछ मिला के आपको बताया कि आपके $2 का खर्चा आएगा। $2 इज योर कॉस्ट वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों है? ये डिपेंड कर रही है कि आप कितनी मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम क्या है। ठीक है ना, अगर आप एक CD बनाएंगे आपका $2 लगेंगे, आप 2 सीढ़ियां बनाएंगे आपके 4 लगेंगे, 3 बनाएंगे 6 लगेंगे, 4 बनाएंगे 8 लगेंगे। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? दैट विल डिपेंड अपॉन योर, ओके, कॉस्ट कितनी आ रही है, बच्चों वाली बात है, कॉस्ट कितनी आ रही है? 3000 पक्के पक्के लग गए, प्लस $2 मल्टीप्लाइड बाय X, जितने हम बनाएंगे, 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 10 बनाते हैं, 20 बनाते हैं, वो मिलाकर ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। X क्या है? प्रोडक्शन वॉल्यूम इन यूनिट है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग X यूनिट है। इतना आपका खर्चा आ जाएगा। 3000 ये देने हैं, 2 into X है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। Okay, once a production volume is established, the model in equation can be used to compute the total production cost. For example, that the decision to produce X is equal to 1200. हमने एक डिसीजन लिया कि हमने 1200 CD कवर बनाने हैं। यूनिट वुड रिजल्ट इन अ टोटल कॉस्ट ऑफ, अब हम कहते हैं कि यहाँ पर X लिखा था ना, तो हम यहाँ 1200 की कॉस्ट हमारी आएगी $2700। हमने एक डिसीजन लिया, हमने कहा हम 1200 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2700। ओके, marginal cost is defined as the rate of change of the total cost with respect to the production volume.
that is it is the cost increase associated with a unit increase in the production volume. देखिए एक यूनिट के चेंज होने से कॉस्ट में कितना इजाफा आएगा, यानी कि अगर 32 से 33 पे जाएंगे या 33 से 34 पे जाएंगे तो कॉस्ट में कितना इजाफा आएगा, दैट इज नोन एज योर मार्जिनल कॉस्ट. अब इधर मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या है, व्हाट इज आवर मार्जिनल कॉस्ट? इस जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं इसमें मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारी, ये ना मुझे कामरान जवाब दे दे. $2 आपकी मार्जिनल कॉस्ट है. देखें आप 3 बना रहे हैं तो $6 लग रहे हैं, 4 बना रहे हैं तो $8 लग रहे हैं. फर्क कितना आ रहा है, हर यूनिट बढ़ाने पे कितना फर्क आ रहा है, $2 का. तो $2 इज योर मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली. देखें जो यूनिट कॉस्ट होती है ना, यूनिट कॉस्ट इज योर मार्जिनल कॉस्ट. उसका नाम बदल दिया है, बट द यूनिट कॉस्ट इज योर मार्जिनल कॉस्ट हेयर. जी आपको कुछ कहना है? वो तो बात खत्म हो गई ना, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसने तो बदलना ही नहीं है. मार्जिनल कॉस्ट ये है कि एक यूनिट के बढ़ाने से फर्क कितना पड़ रहा है, हर यूनिट पे कितना फर्क पड़ रहा है. तो $2 इज योर मार्जिनल कॉस्ट. ओके, समझ आ गई है? In the cost model of equation above, we see that the total cost we increase by $10 for each unit increase in the production volume. Thus, the marginal cost is $2. Okay. The management of Nolin Plastics will also want information on the projected revenue associated with selling a specified number of units. So, अब ये देखना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा. Okay, thus a model of the relationship between the revenue and the volume is also needed. Suppose that each CD50 storage unit sells for $5. The model for the total value can be written as, हर जो आप CD का कवर बेचेंगे वो कितने में बिकेगा, $5 में. क्या लिखूंगा यहां पर मैं, ऐसे ठीक नहीं होगा. पढ़ के आए हो आप, यही होगा ना, सादी सी बात है. $5 में एक चीज बेच रहे हो, जितनी बनाओगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेवेन्यू कितना इकट्ठा होगा, उस प्रॉफिट को अब हमने क्या कह दिया, रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होगा, 5x, where x sales volume in unit and total revenue associated with single x unit. यहां तक बात नहीं समझ आई तो बताएं. ओके, कॉस्ट हमने निकाल ली कि कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है, और हमें जनरली पता चल गया कि हमारा रेवेन्यू कितना बनेगा. लेकिन इसमें सबसे बड़ी अभी जो चीज हमारे पास नहीं है, दैट इज एक्स. हमें नहीं पता कि हमने बनानी कितनी चाहिए और हमें सेल कितनी. जारी बात है जो बनाएंगे वो सेल करेंगे, लेकिन एक्स इज द मेन कंसर्न. लेकिन वट एवर दैट एक्स इज, वी नो दैट वट एवर द एक्स इज, वी नो दैट हमें रेवेन्यू कितना मिलेगा, कि जितनी भी हमारी क्वांटिटी होगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5. और कॉस्ट हमें कितनी होगी, कि जितना हम बनाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3000 एडिशनल भी ऐड करने हैं. ओके, रेवेन्यू एंड वॉल्यूम मॉडल. ठीक है, देखें 3 चीजें हम इसको गौर से देखें. रेवेन्यू एंड वॉल्यूम मॉडल को आपको समझ आ रही है कि पहले हम कर रहे थे कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल. कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल, जहां तक आप कॉस्ट निकाल लेते दैट वाज कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल. अब आप आगे का क्या देख रहे हैं, रेवेन्यू एंड वॉल्यूम मॉडल. इन इसको ऊपर समझें. एक कॉस्ट पे पढ़ा, कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल पढ़ा, फिर हमने रेवेन्यू एंड वॉल्यूम मॉडल पढ़ा. पहले हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट
एंड वॉल्यूम मॉडल। ठीक है, कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल क्या था? कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल ये था कि ये कॉस्ट होगी और ये वॉल्यूम होगा। ये हमारा क्या था? कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? क्या पढ़ी? रेवेन्यू एंड वॉल्यूम मॉडल। रेवेन्यू एंड वॉल्यूम मॉडल क्या था कि रेवेन्यू किसके इक्वल था? 5 इंटू एक्स के। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉस्ट एंड वॉल्यूम मॉडल पढ़ लिया, रेवेन्यू एंड वॉल्यूम मॉडल पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड वॉल्यूम मॉडल। प्रॉफिट एंड one of the most important criteria for management decision making and profit manager need to be able to know the profit implication of their decision. सारी बात ही इस बात की है, डिसीजन इस बात के ऊपर ले रहे हैं हम। If we assume that we will only produce what can be sold, that is the assumption कि जो कुछ बनेगा वो सब कुछ बिक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। The production volume and the sale volume will be equal. जो हम उतनी करेंगे जो हम बेच सकते हैं। Total profit denoted by P is a function of X is total revenue minus total cost. बच्चों वाली बात है। प्रॉफिट क्या होगा? रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाल दोगे तो उतना प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट ये रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था, ये कॉस्ट हो रही थी। प्रॉफिट यही होगा ना, रेवेन्यू में से कॉस्ट को तो निकालना पड़ेगा ना। सारे का सारा रेवेन्यू तो जेब में नहीं चला जाएगा। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू क्या था आपका? 5x था। कॉस्ट क्या थी आपकी? 3000 प्लस 2x। तो 5x में से 3000 प्लस 2x को कैलकुलेट करें तो ये एक इक्वेशन, ये एक मॉडल बन गया। -3000 plus 3x, that is your profit and volume model. Now coming over to the break even analysis. So what is a break even analysis and what is a break even point? What is a break even point? Do you have any idea about the break even point? You know about the break even point is कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर जब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, 10 लाख आपकी जेब से गए हैं। ये मैं आपको सादा रेडी वाली जुबान में समझा रहा हूँ, रेडी वाली जुबान में 10 लाख लगा दिए। जिस दिन 10 लाख रुपए आप कमा लेंगी, आप कहेंगी अब मैं ब्रेक इवन पर आ गई हूँ, मैं ब्रेक इवन पर आ गया हूं क्योंकि जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो मुझे मिल गया है। अब मामला पूरा हो गया, अब मैं इससे ऊपर जितना जाऊंगा वो प्रॉफिट होगा। लेकिन पहले तो जो सबसे पहले तो मुझे जो इन्वेस्ट, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनी मैन्युफैक्चरिंग, इन एनी सर्विसेज बिजनेस और एनी प्रोसेस इज दैट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली श्योर अबाउट योर ब्रेक इवन पॉइंट। जब तक आपको अपने ब्रेक इवन पॉइंट का नहीं पता होगा, यू कैन नॉट स्टार्ट एनी वेंचर और एनीथिंग। आप ब्रेक इवन एनालिसिस ऑफ योर कैलकुलेशन ऑफ योर ब्रेक इवन पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको ये पता हो जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो वापस कब आएगा। सोचेगा नहीं, कैलकुलेट करेगा। वी हैव टू कैलकुलेट। देखें, जब ये कंपनीज है ना, आपको कोई मोटरवे बनाकर देता है, आपको कोई रोड बना के देता है, तो वो अगर चाइना आके आपकी मोटरवे M2 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है और वो लेट से वो कहता है मैं $10 मिलियन इन्वेस्ट कर दूंगा, $10 मिलियन उसने इन्वेस्ट कर दिए।
अब वो $10 मिलियन इन्वेस्टमेंट से पहले ये कैलकुलेट करेगा कि इस पर ऑन एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी गुजरेंगी, मेरा टोल टैक्स जो होगा वो कितना इकट्ठा होगा जो मेरी जेब में आएगा। अगर एक दिन के मुझे लेट से 5 लाख मिलते हैं तो मेरा कितना टाइम बनेगा, वो कैलकुलेट करेगा कि फ़र्ज़ करें 3 साल और 8 महीने में मैं ब्रेक इवन पे पहुंचूंगा। तो ये कैलकुलेशन सबसे पहले होती है कि आपको ये पता होता है कि इतना मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, इतनी मेरी कॉस्ट लगेगी, ये मैंने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, ये मेरा खर्चा इतने इक्विपमेंट पर आ जाएगा, ये इतना रॉ मटेरियल पर आ जाएगा, इतना मुझे प्रॉफिट होगा। सब कुछ करने के बाद मैं इस सारी कैलकुलेशन, ये जो हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आपको बता रही है कि आप ब्रेक इवन पे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द ब्रेक इवन एनालिसिस। देखें, ये ऊपर की सिंपल इक्वेशन हमें समझ आ गई है। हमने प्रॉफिट निकाला था रेवेन्यू माइनस कॉस्ट में से। यूजिंग अबव इक्वेशन वी कैन नो डिटरमिन द टोटल प्रॉफिट एसोसिएटेड विद एनी प्रोडक्शन वॉल्यूम एक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अ डिमांड फोरकास्ट इंडिकेट्स दैट 500 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। अब आपको बताते हैं यार 500 यूनिट का ऑर्डर आ गया, 500 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया है। द डिसीजन टू प्रोड्यूस एंड सेल द 500 यूनिट रिजल्ट इज अ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट। आप कहते हैं अच्छा 500 यूनिट है, प्रॉफिट की इक्वेशन तो पहले से गिवन है, आप इसमें 500 यूनिट डालते हो, माइनस 1500 जवाब आता है। इसका मतलब है कि अगर आप 500 यूनिट बना भी लोगे, आपके जिम्मे फिर भी $1500 माइनस हैं, जेब से जा रहे हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू 500। 1800 पे आप कैलकुलेट करते हो, 3000 प्लस 3 इंटू 18 2400। और अब आपको पता है कि अगर 1800 आ जाएगा तो 2400 प्रॉफिट आएगा, 2400 प्रॉफिट आएगा। 500 बनाऊंगा तो माइनस में जा रहा हूं। अच्छा, जरा आगे चलें। The volume that results in total revenue equaling total cost providing $0 profit is called the break even point. break even point क्या होगा? देखें, सिंपल ग्रेड ए का मैथ है, सिंपल ग्रेड ए का मैथ है। ये देखें, ये आपका प्रॉफिट था रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू हमारा आ रहा था 5x, कॉस्ट हमारी आ रही थी 3000 प्लस 2x। इधर देखो यार, 5x माइनस 3000 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 3000, दैट इज योर x, दैट इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? हम ये कहते हैं जब रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाएगी तो हम प्रॉफिट जीरो, प्रॉफिट तो जीरो। देखो ब्रेक इवन पे प्रॉफिट क्या होता है? जीरो होता है, प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ अभी। प्रॉफिट स्टार्ट होता है आफ्टर ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन पे तो जो लगाया था वो वापस आ गया, जीरो प्रॉफिट। तो यहीं से आप निकाल के देख लो यार, मैथ आता है ना सारों को, इधर ही से निकाल के देखो क्या क्वांटिटी आनी चाहिए। एक्स की क्या वैल्यू रखे ये आ जाए 1000। बच्चों वाली बात है ना। आप कहते हैं यार अगर मैं 1000 बनाऊंगा तो 1000 बनाने के ऊपर मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा। जब तक मैं 1000 से नीचे हूं मैं लॉस के अंदर हूं। जब मैं 1000 पर हूं तो मैं ना लॉस में हूं ना प्रॉफिट में हूं। और जब भी मैं 1000 से ऊपर बनाऊंगा मुझे प्रॉफिट होगा। अब आपको अपना ऑर्डर लेते हुए यू आर वेरी मच क्लियर कि मुझे कौन सी कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी प्रोडक्ट का मेरे लिए फिजिबल नहीं होगी। तो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज नोन
ना, आपने ब्रेक इवन पहले से आपको पता चल गया कि 1000 इज माई ब्रेक इवन पॉइंट. A manager can quickly infer that a volume above the break even point will result into a profit, whereas a volume below the break even point will result into a loss. Thus, the break even point for a product provides valuable information for a manager who must make a yes or no decision concerning production of the product. Order आएगा तो you will be able to say either yes or no. 500 का ऑर्डर नो, 800 का ऑर्डर नो, 1000 का ऑर्डर नो, 1100 का ऑर्डर यस. देखिए 1000 पे भी आप यू आर नॉट, देखिए 1000 बना के मुझे क्या फायदा होगा? जो मेरा 1000 पे खर्चा हो रहा है वही मुझे 1000 पे प्रॉफिट हो रहा है. फायदा किस बात का है? अगर मैं 100 रुपए का एक ट्राउजर बना रहा हूं और 100 रुपए में ही बेच रहा हूं, मुझे किन नफलों का सवाब हो रहा है? 100 से ऊपर में बेचूंगा ना. Let us now return to the Nowlin plastic example and show how the total profit model can be used to compute the break even point. आप लोगों का break even point तो नहीं आ गया? The break even point can be found by setting the total profit expression equal to 0 and solving for the production volume. ये मैंने आपको करवा दिया. ये देखिए, using the same equation px ये था, यहां से मैंने उसको 0 कर दिया. प्रॉफिट मैं कह देता हूं ना, मैं कहता हूं प्रॉफिट, मुझे ब्रेक इवन पे पता है प्रॉफिट क्या होता है, 0 होता है. इस इक्वेशन में मैं यहाँ 0 लिख देता हूं. तो ये क्या होगी? 3x माइनस 3000. तो क्या हो गई? 3x उधर ही आए, 3000 इधर आ गया. 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 1000 जवाब आ गया. प्लीज डू नॉट टेल मी दैट यू कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन. दिस इज वेरी इजी. ये कैसा है? हैं? नहीं, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा ओके, अच्छा चले ओके, वी कॉल इट अ डे, वी कॉल इट अ डे. आपको मैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो वी स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. ओके 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 ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ. ज्यादा दूर नहीं थे वैसे, हम खत्म ना कर लें बस. इसके बाद देखें ये खत्म हो जाएगा. फिर बहुत आसान है, बहुत आसान है. जस्ट होल्ड ऑन. यहां पर ग्राफ, अगर आप, मैं एज्यूम करूं आपको ग्राफ का कुछ भी नहीं आता. ग्राफ में एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, ठीक है. वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट. कॉस्ट भी हो सकती है इधर, रेवेन्यू भी हो सकती है. 2000, 4000, 6000, 8000 दे. अब ये यहां पर एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम. प्रोडक्शन वॉल्यूम इज योर 400, 800, 1200, 1600 व्हाटएवर, ठीक है. अब आप देखें कि आप अगर इसको ड्रॉ करना शुरू करें, सिंपल, आपने दो चीजें की थी, याद है आपको? एक आपने रेवेन्यू और वॉल्यूम, और एक आपका था कॉस्ट और वॉल्यूम, ठीक है ना. आप उसको रेवेन्यू और वॉल्यूम और कॉस्ट, आपको सिंपल लीनियर ग्राफ बनाना आता है? सिंपल लीनियर ग्राफ बनाते कैसे हैं? सिंपल, उसके दोनों फंक्शंस आप लिखें और उनको ड्रॉ करें. दोनों फंक्शंस आपको याद हैं? सॉरी, ग्राफ ड्रॉ करना आता है या नहीं? सही बताएं.
आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं अपने मैथ? अच्छा, ये तो चलें अच्छी बात है आपके, तो यू हैव अ PhD इन मैथमेटिक्स सिटिंग इन योर हाउस, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. देखें ग्राफ जनरली. ओके, वी स्टॉप हेयर एंड दिस इज फॉर योर असाइनमेंट एंड दोज द DL students. This there are two equation 1 and equation 2. I had some other assignment for you, now I am changing it. ये दो equations हैं. इन दो equations को आपने simultaneously solve करना है. I hope you understand how to solve two simultaneous linear equations. These are two linear equations. आपने इसको simultaneously solve करना है graphical method से. Simultaneously solve करना है graphical method से और इसका solution set draw करना है. And you will write your number and name and you will email me before the next lecture. Oh yes. जो whatever is the solution, that will be our break even point. But I would not accept the graph that you have just shown on the slide. I would not accept it. It has to be a different units. इसको कॉपी पेस्ट किया तो 0 नंबर है. ओके, तो दिस इज द असाइनमेंट. आप इसको सॉल्व करके आएंगे. जब आप सॉल्व करके आ जाएंगे फिर हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे. ओके जी, ओके, दिस इज माय ईमेल आईडी. नहीं, आप क्यों क्लास में देंगे? आप भी ईमेल पे देंगे मुझे. ओके, यार चलो मैं तुम्हें जीमेल वाला देता हूँ. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन. नेक्स्ट क्लास का भी मेरी डेट क्या है? नेक्स्ट क्लास की डेट क्या है देखें. नेक्स्ट क्लास कब है? 17th है. ओके, 16th October 2021 last date of submission. After that you will get 0 marks. This is a graded assignment.